नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू सुमित स्पीक्स। आज मैं आपको बताऊंगा उस कंट्रोवर्सी के बारे में जिसके होने के बाद आज तक हमारे भारत की सरकार, लीडर्स, ऑपोजिशन लीडर्स और किसान कोई भी विश्वास नहीं करता है देश के बाहर के जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पे। यूएस की तरफ से आप लोग भी बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हमारे किसान खरीदें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वो कौन सा इंसेक्टिसाइड था जिसकी वजह से ये डर पूरी तरीके से नफरत में बदल गया। पहले समझते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते क्या हैं। तो जो किसी लैब में सीड्स के डीएनए में चेंजेस लाए जाए जिससे इंसेक्ट्स से लड़ने की शक्ति बढ़ जाए, सीड्स में जल्दी खराब ना हो, तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड कहते हैं। और उसी सीड से जो प्लांट उगते हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं। उसी तरह बीटी कॉटन भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जिसमें इंसेक्ट से लड़ने की क्षमता है, स्पेशली कॉटन बुलवर्म नाम के इंसेक्ट से। देखिए, एस्टिमेट्स के हिसाब से आज के समय $30 बिलियन से $40 बिलियन की मार्केट है जीएम सीड्स की, जो 2030 में बढ़ करके लगभग $63 बिलियन से $69 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं कॉर्न, सोयाबीन या कॉटन में। क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर भारत के उस केस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं कॉटन के ही जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, ग्लोबली अगर जीएम सीड्स का यूज ना हो तो 35 से 41% तक की ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जीएम सीड्स अगर बैलेंस बना करके यूज किया जाए तो अच्छी बात है। अब आते हैं मॉन्सेंटो कंपनी पे, जो इस केस में सबसे बड़ा प्लेयर था। तो मॉन्सेंटो कंपनी 1901 में फॉर्म हुई थी जॉन फ्रांसिस क्वीनी द्वारा। शुरुआत इन्होंने आर्टिफिशियल स्वीटनर, कैफीन जैसी चीज़ों को बना करके की थी। और 1920 आते आते इन्होंने इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले केमिकल्स बनाना भी शुरू कर दिया था, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और पीसीबीज हो गया। देखिए, मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और पीसीबीज क्या होते हैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर हाँ, इतना आप लोग ज़रूर से समझ लीजिए कि ये दोनों चीज़ें एनवायरनमेंट से लेकर के ह्यूमंस तक के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। देखिए, उसके बाद 1977 आते आते यूएस की कांग्रेस ने पीसीबी को पूरी तरीके से बैन कर दिया, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा था। अब आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट पूरी तरीके से बैन करती है तो इसका मतलब उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे तो बहुत ही खराब होता ही होगा, मगर हाँ, ह्यूमंस पे कितना ज़्यादा खराब होता होगा। देखिए, यूएस और कनाडा ट्रेडिशनली कृषि प्रधान देश नहीं रहे हैं, मगर हमारा भारत हो गया या ब्राज़ील, ये कृषि प्रधान देश रहे हैं जहां ज़्यादातर जनता किसान रही है और उसी से अपना घर चलाते आए हैं। तो मॉन्सेंटो कंपनी करती क्या थी कि ये जिस भी देश में अपना बिजनेस एक्सपैंड करते थे वहां अपने जीएम सीड्स और प्लांट्स को पेटेंट करवा देते थे। अब पेटेंट करने के बाद ये एक तरफ से किसानों पे केस करना शुरू कर देते थे, जिससे किसान उन जीएम सीड्स को फिर से दोबारा इस्तेमाल ना कर पाए, जिससे किसानों को हर साल इनसे ये सीड्स खरीदना ही पड़ता था। इनफैक्ट किसानों पे केस करने के लिए इन्होंने मॉन्सेंटो ने प्रॉपर एक टीम भी बना रखी थी। मज़ेदार बात यह है कि मॉन्सेंटो कंपनी सारे अपने केसेस जीतती भी जा रही थी, यूएस और कनाडा में स्पेशली। मगर अब देखिए, ये इन सब का रीज़न क्या है? क्योंकि यूएस और कनाडा जैसे देशों में सीड या प्लांट पेटेंट के लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। इन सब से अलग जब ये भारत और ब्राज़ील जैसे मार्केट में आए, तब इन्होंने देखा कि यहाँ तो सीड्स और प्लांट पेटेंट लॉज बहुत ज़्यादा वीक है और सरकार भी किसानों के हक में खड़ी होती है। तो ये लोग एक नई स्ट्रैटेजी लेकर के आए भारत और ब्राज़ील में, जिसके हिसाब से उन्होंने जीएम सीड्स की कॉस्ट लगभग 75% बढ़ा करके बेचने लगे, ये कह करके कि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट जीएम सीड्स की न्यू फीचर्स की कॉस्ट है, जिसको ये लोग ट्रेड फीस बोलते थे। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब ये होता है कि कोई फीचर या कैरेक्टरिस्टिक होना, जो इस केस में सीड का इंसेक्ट्स से लड़ पाना था, वो एक कैरेक्टरिस्टिक था, वो एक ट्रेट था। अब उसके बाद इन्होंने रॉयल्टीज भी मांगना शुरू कर दिया किसानों से। किसान जो भी अपनी फसल से कमाता था उसमें भी ये अपना कट मांगते थे, और
वो फसल क्योंकि मॉन्सेंटो कंपनी के जीएम सीड से पैदा हुई थी। एक तरीके से ये अगर ब्रॉडर केस में देखा जाए तो धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया कंपनी जैसा बनते जा रहे थे। अब आते हैं अपने भारत देश पे। तो मॉन्सेंटो कंपनी ने डायरेक्ट भारत में ये जीएम सीड्स को बेचना नहीं शुरू किया था। इन्होंने आकर के महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी माइको के साथ एक एग्रीमेंट किया और फिर साथ में मिल करके बॉलगार्ड सीड नाम से लॉन्च किया था और 2002 में ये जीएम सीड्स बेचना भारत में शुरू कर दिया था। देखिए 2002 में एवरेज कॉटन की पैदावार भारत में लगभग 308 केजी पर हेक्टेयर थी, जो 2003 में बढ़कर के 500 केजी पर हेक्टेयर हो गई थी और उस इनफैक्ट उससे ऊपर चली गई थी, कुछ स्टडीज कहती हैं ये। अब इसके बाद कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि 2006 से 2008 के बीच में ये कॉटन की पैदावार 705 केजी पर हेक्टेयर और 803 केजी पर हेक्टेयर तक चली गई थी। देखिए इसके बाद 2009 में जब माइको मॉन्सेंटो बायोटेक एमएमबी जिस नाम से ये इंडिया में रजिस्टर हुई थी, वहां पर के लोग जब फील्ड में मॉनिटरिंग कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि पिंक बुलवर्म नाम के इंसेक्ट्स पूरी की पूरी कॉटन की क्रॉप्स को खराब कर रहे हैं। ये देख करके सैंपल्स को मॉन्सेंटो के साइंटिस्ट के पास भेजा गया और वहां पे ये देखा गया कि जो पिंक बुलवर्म इंसेक्ट्स ने अपने अंदर इस सीड्स में पड़े हुए केमिकल के खिलाफ एक रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है। इसका मतलब इस जीएम सीड्स होने के बावजूद भी पिंक बुलवर्म बहुत ज़्यादा आसानी से कॉटन की फसल को बर्बाद कर पा रहे हैं। देखिए माइको मॉन्सेंटो बायोटेक एमएमबी ने फार्मर्स और सरकार को बोला कि बोलार्ड 1 के बजाय अब बोलार्ड 2 का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों इंसेक्ट से सुरक्षा करने का केमिकल है। मगर तब तक देखिए बहुत देर हो चुकी थी। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है, उस बार बारिश की कमी के कारण किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई थी। फिर इंटरनल एनालिसिस भी हुई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की, और उसमें पाया गया कि बॉलगार्ड 1 सीड की खामियों को फेज आउट करना एक डेलिब्रेट एक्शन था और फिर बॉलगार्ड 2 को प्रमोट करना, जिससे सारे के सारे किसान फिर नए जीएम सीड्स को खरीदेंगे और उसके लिए ज़्यादा पैसे भी देंगे। अब देखिए 31 मई 2012 को सरकार ने एमएमबी जो कंपनी थी उसको शो कॉज नोटिस भेजा, क्योंकि जीएम सीड्स की ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ये भी इल्ज़ाम लग रहे थे कि कंपनी जानबूझ करके जीएम सीड्स की सप्लाई को रोक रही है। देखिए कंपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं सबमिट कर पा रही थी। 2011-12 के खरीफ सीजन के समय कंपनी ने बोला था कि 1,56,000 पैकेट्स अवेलेबल होंगे बीटी कॉटन सीड्स के मार्केट में, मगर मार्केट में सिर्फ 6,50,000 बीटी कॉटन के पैकेट्स आए। अब इसके लिए जब सरकार ने पूछा एमएमबी से, तो वो ढंग से आंसर भी नहीं दे पाए और बोला कि प्रोडक्शन इश्यूज की वजह से ये कम बीटी कॉटन के सीड्स ही बना पाए थे, बल्कि असलियत में 6,50,000 पैकेट के बजाय 8,50,000 बीटी कॉटन की सप्लाई हुई थी और उसका बीच का जो 2 लाख सीड्स थे वो डीलर्स और सब डीलर्स के पास चले गए थे, जिसको वो बहुत ज़्यादा दामों में बेच रहे थे। अब देखिए अप्रैल 2012 में सरकार ने केसेस फाइल किया चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर के 18 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें एमएमबी के खिलाफ, जिसके लिए उसको बाद में एंटिसिपेटरी बेल मिल गई थी। मगर अब ये एमएमबी ने लगभग सारे के सारे केसेस अपने खिलाफ सेटल कर लिए आउट ऑफ कोर्ट। मगर इन सब सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो झेला वो हमारे किसानों ने, जो उधार के नीचे आ गए। और क्योंकि बीटी कॉटन के सीड्स बहुत ज़्यादा महंगे थे, इसलिए उन्होंने उसके लिए बैंक से उधार लिए हुए थे और काफ़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत किसानों ने अपनी जान भी दे दी। आप लोगों को जान करके शायद हैरानी होगी कि भारत में आज भी हम बीटी कॉटन सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। बीटी कॉटन सीड्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि इनफैक्ट 95% भारत का कॉटन इसी बीटी कॉटन सीड के इस्तेमाल से ही आता है। मगर अब हमारे किसान केमिकल पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेस्ट्स ने अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है।
बीटी कॉटन के खिलाफ, क्योंकि बीटी कॉटन सीड बहुत महंगा होने की वजह से सरकार को बीच में आना पड़ा और बीटी कॉटन सीड पे प्राइस कैप तक लगानी पड़ी, जिससे किसानों को दिक्कत ना हो। अब आज हम लोग भारत में सिर्फ जीएम सीड्स का इस्तेमाल कॉटन को उगाने के लिए ही करते हैं और किसी भी फसल को उगाने के लिए नहीं। फिलहाल अभी हाल फिलहाल में खबर भी आई थी कि जीएम मस्टर्ड और बीटी ब्रिंजल को सिर्फ टेस्टिंग की अनुमति मिली है, मगर ये दोनों सीड्स हमारे भारत में ही बने हैं, हमारी सॉइल और वेदर को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए, एक बेयर एजी नाम की कंपनी है, उसने 2018 में मॉन्सेंटो को खरीद लिया $63 बिलियन में। देखिए, कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज होती हैं जैसे यूएस हो गया या कनाडा हो गया, ज़रूर डेवलप्ड है, मगर वहाँ हर चीज़ों को पैसे पे ध्यान रख करके ही किया जाता है। मॉन्सेंटो ने यही किया था। यहाँ पे इनफैक्ट भारत में या फिर ब्राज़ील में जो इन्होंने किया, उसकी फसल की कमाई में हिस्सा मांगना जैसा, पर अब हमारे भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमें बाहर के जीएम सीड्स पे भरोसा करने के बजाय यहीं भारत में ही सीड्स, इनफैक्ट जीएम सीड्स को बनाना चाहिए। जैसे अभी हम बना रहे हैं जीएम मस्टर्ड हो गया या बीटी ब्रिंजल, तभी हम लोग ये समझ पाएंगे कि कौन से जीएम सीड्स हमारे सॉइल और वेदर के हिसाब से ठीक हैं, और पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होने के बाद ही उन चीज़ों को जीएम सीड्स से उगा पाएंगे, जिससे भारत की जनता सुरक्षित तरीके से खा सकती है और बिना कोई हेल्थ के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपने इस वीडियो से क्या कुछ नया सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।